जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू सीनियर सिटीजन्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन एवं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज फिर आप सबके सामने बिहार के इस चुनावी संग्राम, जिसका नाम मैंने महाभारत दे रखा है, के पात्रों से अवगत कराने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि महाभारत के मुख्य पात्र जैसे भीष्म पितामह, अभिमन्यु, एकलव्य, शकुनी, श्री कृष्ण, कर्ण, धृतराष्ट्र, कौरव एवं पांडव तथा द्रौपदी हुए हैं। उसी तरह बिहार की इस महाभारत में, चुनावी महाभारत में हमारे अनेक पात्र हैं। तो आइए हम उनसे एक के बाद एक उनसे मिलते हैं। सबसे पहले हमारे आदरणीय और वयोवृद्ध नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनको हम भीष्म पितामह कह सकते हैं। उम्र के कारण नहीं, पॉलिटिक्स के मद्देनज़र उनका उम्र कोई खास नहीं है। पॉलिटिक्स में वो अभी भी नवयुवक हैं, जोश से भरे हुए हैं और बिहार की दशा और दिशा देने के लिए तत्पर हैं। मगर जैसे भीष्म पितामह हस्तिनापुर की गद्दी से अच्छी तरह लिपटे हुए थे, चाहे कुछ भी हो जाए वो बदलने के लिए तैयार नहीं थे। अपने विचारों को, गद्दी की स्वतंत्रता, गद्दी के प्रति वफादारी, यही उनका ध्येय था। और उसी तरह हमारे नेता नीतीश जी का गद्दी से बहुत प्यार है, खास करके बिहार की गद्दी से। हालांकि अभी एनडीए के रथ पे सवार अपनी विजय पताका को लहराते हुए पूरे बिहार में आश्वस्त हैं कि विजय उन्हीं की होगी। मगर मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं हो रहा है, विजय चाहे किसी की भी हो, गद्दी से वही चिपके रहेंगे, गद्दी तो उन्हीं को मिलेगी। अब आइए हमारे दूसरे नवयुवक साथी श्री लालू जी और राबड़ी देवी, जो दो हमारे पुराने मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके युवराज, जो कि हम कह सकते हैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं, आज महागठबंधन की रथ पर सवार हैं। ये नवयुवक हैं, इनमें भी बहुत जोश है और पूरा पटना में इनका अकेले ही अच्छे नए छवि की ओर इशारा करते हुए पोस्टर चिपकाया हुआ है। मगर मुझे शक है, इनके उम्मीदवारों का लिस्ट आप देख लें, उसमें बाहुबली की कमी नहीं है। किसी जाति विशेष के उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। तो हमें कभी कभी शक होता है कि कहीं ऐसे नवयुवक जो बातें ज़रूर कर रहे हैं नए बिहार की, चेंज लाने की, सोच में बदलाव लाने की, वो कहाँ तक सोच में बदलाव ला पाएंगे। मुझे डर है कहीं घूमकर, लौटकर, ठोकर खाकर फिर उसी पुराने खोटे सिक्के जातिवाद का ना चलाने की कोशिश करने लगें और उसी छवि में ना बन जाएं। अब आइए हमारे दूसरे नवयुवक भाई से मिलते हैं। ये श्री हमारे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी हैं, जिनमें अपार जोश, उमंग और शक्ति है, काफ़ी ऊर्जा है और लोगों को भी इनसे काफ़ी उम्मीद है। मगर दुख की बात यह है
कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा लेकर द्रोणाचार्य ने निष्क्रिय कर दिया था, उनको युद्ध के लायक नहीं रहने दिया था, उसी तरह श्री नीतीश कुमार जी इनको एनडीए से अलग करके, भारतीय जनता पार्टी से अलग करके इनको एकलव्य के रूप में कमज़ोर कर दिया है। मगर अभी फ़िलहाल के कुछ दिनों की डेवलपमेंट को देखते हुए हम इनको अभिमन्यु भी कह सकते हैं। ये चुनावी संग्राम महाभारत में कूद तो पड़े, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में कूदना तो जानता था मगर निकलना नहीं जानता था, उसी तरह ये निकलने में असमर्थ रहे और अपना पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पीछे झोंक दिए हैं, जबकि ये एनडीए के कैंडिडेट नहीं हैं। अब मैं बहुत ही संक्षेप में महाभारत के मुख्य पात्र श्री कृष्ण से मिलाना चाहूँगा और आपको महाभारत का वो लम्हा याद दिलाना चाहूँगा जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने खुद प्रतिज्ञा की थी कि हम अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो ये कृष्ण हमारे बिहार के वो बुद्धिजीवी लोग हैं जो चाहे बिहार के अंदर रह रहे हों या बिहार से बाहर रह रहे हों, उन्होंने कसम खा रखी है, बिहार चाहे रसातल में चला जाए, जो कुछ हो जाए, हम कभी भी पॉलिटिक्स की बात ना करेंगे ना सुनेंगे, यहाँ तक हम वोट तक नहीं डालेंगे। मगर दुख तो तब होता है जब ऐसे कहने वाले बोलने वाले लोगों को अगर कोई पार्टी छोटी मोटी भी मौका देता है तो सबसे पहले दौड़ते हुए पावर के होड़ में, अपने लिए कुछ अर्जित करने के होड़ में सबसे आगे रहते हैं। मगर समाज की बात करने के लिए, समाज के हित की बात करने में और उनको जागर लाने में वो बोलते हैं यह हमसे परे है, पॉलिटिक्स अछूता है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। चलिए, ये उनकी बात है, उनका सोच है, मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना सकता। मगर इसीलिए उनको उपाधि श्री कृष्ण का दिया है कि वो सब कुछ जानते हुए भी अपने को अनजान बनाए रहते हैं और अपने को इस महाभारत, चुनावी महाभारत से अपने को दूर ही रखना में गौरव महसूस करते हैं। अब आइए मिलिए हमारे कर्ण से। हमारे इस बिहार के महाभारत में कर्ण कौन है? हमारे कर्ण बिहार के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के कर्मचारी, ये सब हैं। हमारी बिहार की भाषा में जब ये गतल खाता पोस्ट पे होते हैं जहाँ ये कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं ला सकते, ऐसी हालात में ये हर एक चीज़ को कोसते हैं और बार बार कसम भी खाते हैं कि मैं बिहार को बदल दूंगा जब अगले बार मैं इस पोजीशन में आऊँगा। मगर जो ही उस पोजीशन में आते हैं ये अपना खुद का लिया हुआ कसम कर्ण की तरह भूल जाते हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन को देखकर कृष्ण के सामने वो अपनी शक्ति भूल जाते थे, उसी तरह ये भी भूल जाते हैं। और कर्ण को जैसे श्राप था कि जब वक्त आएगा, मौका आएगा तो तुम अपना मुख्य वाहन चलाने के लिए भूल जाओगे, उसी तरह वह अर्जुन को देखते हुए भी बाण नहीं चला पाए थे। वही हालात हमारे ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारी लोगों का है, हमारे कर्ण का है, जो कि यहाँ तक संविधान की कसम भी वो भूल जाते हैं। जब वो अपने पद संभालने से पहले लेते हैं, कमीशन लेने से पहले लेते हैं, वो अच्छी तरह भूल जाते हैं। अब आइए आपको मैं ले चलता हूँ अपने धृतराष्ट्र से। बिहार में धृतराष्ट्र कोई नहीं है, मगर इस शब्द को याद रखिएगा, यहाँ पे भी मगर है। यहाँ ये चाणक्य की धरती है। पॉलिटिक्स में यहाँ
बचपन से ही हम लोग कहते हैं, पढ़ने से ही लोग पॉलिटिक्स समझते हैं, बोलते हैं और करते हैं। फिर भी यहाँ धृतराष्ट्र ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि यहाँ के हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे राजनीतिज्ञ इतने चतुर और चालाक हैं, अपने हित में एक जातिवाद की बहुत ही मोटी पट्टी हमारे बिहार वासियों के आंखों पे बांध दिया है। और ये जातिवाद की पट्टी इतनी मोटी है कि उसके आगे हमारी जनता को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उनको सुनाई भी नहीं पड़ती है। अगर उनके साथ किसी संजय को खड़ा कर दिया जाए तो वो भी बेकार है, व्यर्थ है वो, क्योंकि जब वो सुनते नहीं, देखते नहीं तो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ से समझेंगे? जिसका नतीजा आप देख सकते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। जहाँ एक समय था, बिहार का नाम था, और आज हम कहाँ हैं, इस पे मैं बोलना ज़्यादा नहीं चाहता, आप सबको मालूम है। अब आइए मैं आप सबको अपने कौरव और पांडव की बात करना चाहता हूँ। उसके बिना क्या महाभारत हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर दोस्तों, मैं कौरव और पांडव का नाम लेना नहीं चाहता। इसलिए लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा कौरव आपका पांडव हो सकता है और आपका पांडव हमारा कौरव हो सकता है। इसलिए इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वो मेरा मकसद नहीं है कि आपका कौन कौरव है, कौन पांडव है। हमारा मकसद है जो भी हो वो सब के सब अच्छे हों। तो ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, और आपको जो भी समझ आए, अच्छी बातें, अच्छे बिहार के उत्थान के लिए जो समझ में आए वो करने के लिए आप तत्पर रहें। अब आइए यहाँ की द्रौपदी। शायद आप सबको मालूम है कि बिना द्रौपदी का महाभारत हो ही नहीं सकता था। उसी तरह द्रौपदी क्या है? द्रौपदी बिहार की सिर्फ सत्ता है, बिहार की कुर्सी है। यहाँ किसी चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं है, ना किसी के पास कोई मुद्दा है। 243 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, मगर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पे किसी भी ढंग का मुद्दा नहीं है। एक पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जिसको सुनकर नवयुवकों में अच्छा उत्साह है, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं, ज़रूर होना चाहिए। मगर कभी आपने सोचा है 10 लाख सरकारी नौकरियां कहाँ से आ सकती हैं? जो नौकरी में हैं उन्हीं को पे देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसे नहीं हैं। तो 10 लाख देकर क्या किया जाएगा? कहाँ से पैसा आएगा? खैर, वो अलग विवाद की बात है, उस पर अलग बातें की जा सकती हैं। मगर फ़िलहाल मैं यही कहता हूँ, यहाँ का मेन सत्ता की लड़ाई है, किसी का कोई एथिक्स नहीं है। और सत्ता की लड़ाई में आप देखेंगे लोग खेमा बदलने में भी नहीं हिचकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे छोटी मोटी पार्टियां, छोटे मोटे गठबंधन, स्वतंत्र, बाहुबली नेता और उम्मीदवार हैं। जैसे कि महाभारत में राजे महाराजे अलग अलग खेमे से थे, जो कि इलेक्शन के बाद सरकार को विजयी बनाने के लिए हो सकते हैं। अब इन सब शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, और मेरा अनुरोध एक छोटी सी कहानी के साथ होगा कि एक महात्मा थे, उनके आश्रम में बहुत सारे तोते रहते थे, जिनको शिकारी आते थे और अपने जाल में फंसा कर लेकर चले जाते थे। महात्मा को लगा हमारे तोते बड़े अज्ञानी हैं,
बड़े नासमझ हैं, बहुत भोले हैं, जैसे कि हम बिहारी लोग बहुत भोले होते हैं। तो उन्होंने उनको एक मंत्र सिखाया और बताया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं पड़ना है, इस तरह तुम जाल में नहीं फंसोगे। एक बार जब वो बहुत दिनों के बाद अपने आश्रम में वापस आए तो देखा कि उनके सारे तोते शिकारी के जाल में फंसे हुए थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। उनको लगा कि शायद ये तोते हमारी बातें भूल गए हैं, हमने जो उनको सिखाया था, जो गुरु मंत्र दिया था, वो भूल गए हैं। उनको बड़ा अपार दुख हुआ। इसलिए वो अपने आप पे पश्चाताप कर रहे थे, क्यों मैं बाहर इतने दिनों के लिए चला गया। मगर जब पास आए तो उनको सुनकर आश्चर्य हुआ। सभी तोते दाना चुग रहे थे और बोल रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर लोभ में नहीं फटना है। अरे ये क्या बात है। उसी ढंग से हम भोले बिहारी हर एक बार कसम खाते हैं, हर एक बार अपने प्राइवेट जीवन में, अकेले में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने फोटे में जब बात करते हैं तो यही बताते हैं कि उन्होंने लूट लिया। हम सब के बारे में बड़ा शिकायत शिकवा और क्रिब रहता है। उसके बावजूद भी जब हम इलेक्शन का टाइम आता है, जब हम अपने मताधिकार को सही दिशा और दशा के लिए वोट कर सकते हैं, उस समय हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं। हम चाणक्य धरती के लोग जो हर एक चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं, इस वक्त क्यों नासमझ हो जाते हैं, ये मेरे भी समझ से परे है। किसी ने मुझे बोला कि शायद बिहार की धरती ही आज के दिन बहुत ही दुखद बात है, मगर सच्चाई है कि किसी श्राप से गुजर रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप अपना मताधिकार करने जाएं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि बिहार की उत्थान, बिहार की पीढ़ी दर पीढ़ी को सुधारने की बात तभी हो सकता है जब आपके सामने बाहुबली, जातिवादी, लुटेरे आदि आदि शब्दों से अलंकृत लोगों हमारे सत्ता में ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी बिहार उत्थान करेगा, तभी हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बात को समझते हैं, सिर्फ धृतराष्ट्र ना बने और सारे चाल को समझें और आप अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक निभाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।